हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। छोटे छोटे से मेरा यहाँ पर इंडिकेशन है टुवर्ड्स दोज क्वेश्चंस जो कि आपकी एई और जेई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इसलिए मैंने बोला यहाँ पर छोटे छोटे, क्योंकि इन एग्जाम्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है। तो अधिकतर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और अगर न्यूमेरिकल्स है भी तो उनमें बहुत हाई कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस करके आपको कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आपकी एग्जाम्स के लिए सच में इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस उस पर आते हैं, और अगर वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाता है। तो चलिए मूव करते टूवर्ड्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है दैट द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ। देखिए, बीपीएससी एई में सवाल पूछा गया था, आप लोगों को मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि अगर हम यहाँ ये कंक्रीट का ग्राफ मानते हैं तो दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अप टू द वैल्यू ऑफ एफ सी के। ठीक है, तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पर कि जो स्ट्रक्चर पे कंक्रीट है उसमें कुछ क्वालिटी कंट्रोल कम होगा। ये एफ सी के तो आपने लेबोरेटरी में निकाला था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की जो फील्ड पर बना है जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल कम होता है, तो वहाँ पर आपको कुछ कम स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, एंड दैट स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू बी 0.67 टाइम्स ऑफ एफ सी के, दैट वी गेट इन द स्ट्रक्चर। बट हम इसके लिए भी डिज़ाइनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो वो स्ट्रेंथ है जो सच में हमको मिलने वाली है। हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं बाय 1.5, ताकि मुझे यहाँ पर जो फाइनली वैल्यू मिलती है दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ 0.446 टाइम्स ऑफ एफ सी के। ये कैसे आती है? तो भैया ये जो 0.67 एफ सी के हमको स्ट्रक्चर में मिलने वाला है, इसको हम लोग 1.5 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो 1.5 है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द कंक्रीट। तो हमें यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन में यही वैल्यू पूछी गई थी, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑप्शन नंबर बी। 1.5 पे इजीली आप टिक कर देते। ये कंसेप्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि भाई आपका 0.446 कैसे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये तो 2 बार एई की एग्जाम्स ने पूछा है, गुजरात में भी और केरल में भी, और इसके अलावा भी और एग्जाम्स होंगी जहाँ पर ये पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, जहाँ ये बोल रहा है ना डायनेमिक, तो डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब है कि जो आपका लोड है वो कैसा है? रिपीटेटिव लोड है। रिपीटेटिव लोड का मतलब क्या बोल सकता हूँ कि भैया ये आपके स्ट्रक्चर पे लगता है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए लगता है और हट जाता है, लगता है और हट जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं लेट अस सपोज यहाँ पर ग्राफ चेक करता हूँ किसका? स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया रिपीटेटिव लोड, लोड लगा हट गया, लोड लगा हट गया, स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई नहीं, उसके पहले ही वहाँ पर लोड हटा दिया गया। इसका मतलब कि भाई इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का सिर्फ ये शुरुआत वाला जो पोर्शन है यही यहाँ पर काम आएगा, और शुरुआत वाले पोर्शन का जो यहाँ पर स्लोप होता है इसको बोला जाता है इसी को बोला जाता है एज योर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। इसी को क्या बोला जाता है? एज इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक मॉडुलस। ठीक है, इसी के अलावा अगर कोई भी 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो, लेट अस सपोज आपने ये 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है ना, तो यहाँ पर ज्वाइन करके जो भी मेरे को स्लोप मिलेगा इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज कॉर्ड मॉडुलस। दिस इज नोन एज कॉर्ड मॉडुलस। इसी के अलावा अगर आपने ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया विद द ओरिजिन, तो ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कलर से यहाँ पर आपको स्लोप मिल रहा है, दिस स्लोप इज नोन एज योर सीकेंट मॉडुलस। दिस इज नोन एज सीकेंट मॉडुलस। और अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप यहाँ पर
लेट अस सपोज किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट आपने ले लिया और इस पॉइंट पर आपने क्या कर दिया, एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो दिस इज नोन एज टेंजेंट मॉडुलस। तो टोटल 4 तरह के मॉडुलस होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा था, डायनामिक मॉडुलस की बात पूछ रहा था। तो डायनामिक इज नथिंग बट दैट इज योर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस एंड दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोलता है, क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। देखिए भाई, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, आप एक इस तरह का सिलेंडर लेते हो और इस पे यहाँ पर ये आपने रख दिया वुडन प्लैंक और इस पे फाइनली आप लोड अप्लाई करके चेक करते हो कितने लोड पे फेलियर होगा। इसमें ऑब्वियसली बात है, जो क्रैक बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। सो दिस इज योर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, है ना। पढ़ाया है मैंने अच्छे से डेप्थ में, लेकिन वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ हमारे मॉडुलस ऑफ रप्चर की, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ करते हो एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हो और लोड अप्लाई करते हो। जो लोड है उसको भी आप कुछ इस तरह से यहाँ पर डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 700 mm या फिर 500 mm की आपकी ये सिलेंडर होती थी, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट होता था 50-50 mm दूरी पर फ्रॉम द एजेस, ठीक है। तो बचे 600 mm में आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, मतलब 200 mm, 200 mm और 200 mm यहाँ पर लोड अप्लाई हो रहा होता था। बीच का जो सेंटर वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता था, है ना। तो इससे आप बोल सकते थे थर्ड पॉइंट मेथड था ये, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड पॉइंट लोडिंग मेथड। और ये जो पर्टिकुलर मेथड है, इससे आप लोग जो कैलकुलेट करते हो दैट इज मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है। इसी की वैल्यू दी जाती है एज 0.7 अंडर रूट ऑफ एफ सी के, ठीक है। यहाँ से जो आपको मिल रहा है दैट इज स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू 0.66 टाइम्स ऑफ एफ सी के होती हैं। इसी के अलावा अगर आपने कभी डायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्लाई कर दिया, वैसे अप्लाई किया नहीं जा पाता है क्योंकि वहाँ पर एक आपको यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस नहीं मिल पाता है, बट अगर करते हो तो उसकी वैल्यू 0.55 टाइम्स ऑफ एफ सी के आती है। इसका मतलब मैं यहाँ पर से बोल सकता हूँ कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू अपने मॉडुलस ऑफ रप्चर से तो कम होती है। लेकिन देखिए, ये जो दोनों के दोनों ही हैं, ये दोनों के दोनों ही क्या है, दीज आर टेंसाइल स्ट्रेंथ, दीज आर टेंसाइल स्ट्रेंथ। और टेंसाइल स्ट्रेंथ हम सभी जानते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ऑलमोस्ट 10% होती है ना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर है तो उसका ऑलमोस्ट 10% मतलब 1/10 पार्ट होता है। सो यहाँ इतनी बात तो क्लियर है कि जो क्यूब स्ट्रेंथ है और सिलेंडर स्ट्रेंथ है, ये दोनों ही ज़्यादा होंगे बिकॉज दीज आर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ्स। बट इनमें भी बात कर लेते हैं, जो क्यूब स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द सिलेंडर स्ट्रेंथ। यहाँ पर रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है क्यूब में, जबकि सिलेंडर में रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम होता है। अगर मैं एग्जैक्टली बात करता हूँ क्यूब स्ट्रेंथ की, तो क्यूब स्ट्रेंथ होता है इक्वल्स टू बी अराउंड 1.25 टाइम्स ऑफ द सिलेंडर स्ट्रेंथ। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एंड यहाँ से अगर मैं फाइनली अरेंज करूँगा तो सबसे छोटा होता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर होता है अपना मॉडुलस ऑफ रप्चर, फिर आएगा आपका सिलेंडर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और सबसे बड़ा होगा इनमें से क्यूब स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ पर अगर चेक करें, दिस इज 3, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। सो 3 4 2 1 इज द कोड दैट यू आर गेटिंग विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ा ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर क्या बोल रहा है, दैट स्टील ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ 400 MPa हैज बीन यूज्ड इन अ स्ट्रक्चर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए भाई, अगर मैं अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील की बात करता हूँ, है ना, तो अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे आएगी सर? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्चुअल आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उस में डिवाइड करना पड़ेगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का, है ना। तो डिवाइड किससे करते हो आप? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से।
तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या लिया जाता है स्टील के लिए, है ना, तो स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है, दिस इज टेकन एज 1.15 फॉर स्टील। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, देखो अलाउ यहाँ पर गिवन मेरे को टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज 400, डिवाइड करता हूँ इसको 1.15 से। वैसे फॉर्मूले की बात करूँ तो एफ वाई डिवाइडेड बाय 1.15 कर देते हो तो ये वैल्यू आ जाती 0.87 टाइम ऑफ एफ वाई, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहूँ 0.87 टाइम्स ऑफ 400, देखो वैल्यू जो आएगी वो 0.9 अगर होता तो 360 आती, और अगर 0.8 होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो 320 आती। तो यहाँ पर 320 और 360 के बीच में कुछ वैल्यू आनी है, दैट इज अराउंड 349 या फिर 350 के आसपास वैल्यू आएगी, बट ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। सो मैं लिख देता हूँ दैट नो ऑप्शन इज मैचिंग। ठीक है, बाय चांस यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसका कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, लेकिन हाँ बाय चांस की बात है, आपकी एग्जाम में हो सकता है आपको ऑप्शन मैच कर जाए, आपको करेक्ट वे पता होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। हाँ ये हो सकता था अगर इधर 340 लिखा होता तो मैं बिल्कुल 340 के साथ यहाँ पर मैच करके टिक कर देता, बट अभी फिलहाल कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अगर यही सेम क्वेश्चन विद द सेम ऑप्शन मेरी एग्जाम में आ जाता तो या तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता, लेकिन चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होता हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप उस पर टिक कर देते। ठीक है, फिलहाल खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए एग्जाम नहीं है, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती टिक नहीं करेंगे, सही तरीका बिल्कुल निकालेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर, और फिर फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास दैट इज आस्क्ड इन एमपीपीएससी एई, और इवन उड़ीसा पीएससी में भी पूछा गया था। दोनों ही एई के एग्जाम से, मतलब आप ये बोल सकते हो एई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। अगर आपने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं ग्रेड ऑफ स्टील की बात करता हूँ तो ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से ही जो आपके एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू है वो चेंज होती है ना। एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू K/D होती है, और अगर ग्रेड ऑफ स्टील आपका 250 Fe 250 मतलब आपने माइल्ड स्टील यूज़ करा है तो उसके लिए वैल्यू हो जाती है 0.53 × D, लेकिन अगर आपने यूज़ करा है Fe 415 तो उसके लिए ये वैल्यू होती है 0.48 टाइम्स ऑफ D, और अगर आपने Fe 500 यूज़ करा है तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.46 टाइम्स ऑफ D। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर फिलहाल जो पूछा गया था दैट इज Fe 500, आंसर जो है दैट इज 0.46 D होता है। फॉर्मूले से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये छोटी सी बात ध्यान रखना दैट एक्सयू लिमिटिंग की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ Fy। सो लिख देता हूँ दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ Fy। ठीक है, तो पूछ लेता कई बार क्वेश्चन कि भैया एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर क्या बोल रहा है दैट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय LSM फॉर अ बीम विद B = B 300 एंड D = B 550। तो आगे बोलता है कि भैया ये बताओ रेनफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 25 mm डायमीटर है तो उसकी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना बड़ी दिक्कत वाला काम होगा आपके लिए। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कन्वेंशनल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हाँ अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन वो आपके एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज टाइम आप बहुत ज़्यादा लगा देंगे। बट खैर चलिए अभी टाइम की बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे को क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है सर कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म या फिर टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो भी टेंसाइल फोर्स या फिर कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए मुझे चाहिए होगी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ एग्जैक्टली कितनी है वो आप लोग निकाल सकते हो यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट कि भाई कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कंप्रेसिव फोर्स जो होता है उसके लिए आप स्ट्रेस डायग्राम स्टडी करते थे पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर दोनों का। एडिशन जब करते थे तो आपको यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स मिलता था एज 0.36 FCK इंटू XU इंटू B, और अगर मैं यहाँ पर टेंसाइल फोर्स की बात करता हूँ तो वो हो जाता था 0.87 FY इंटू AST।
दोनों को अगर इक्वेट करता हूं तो यहां से एक्स यू का फॉर्मूला जो बन जाएगा दैट विल बी 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी, है ना। अब यहां से देखिए ए एस टी मतलब एरिया ऑफ स्टील मुझे निकालना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी π/4 इंटू डायामीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ 1 बार। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है टोटल 4 बार है, इसलिए यहाँ पर इंटू 4 करना पड़ेगा। अब डायामीटर ऑफ बार जो दिया गया है वो है 25 mm का, है ना, इंटू 4 कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे को एरिया ऑफ स्टील मिल जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास पाई इंटू 25 स्क्वायर, ठीक है, या फिर 625 पाई लिख सकते हो आप ए एस टी की वैल्यू। अब इधर वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्स यू की वैल्यू आपको मिलेगी। एफ वाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, कौन सा बार यूज कर रहे हो, दैट इज 250 FE 250 का आपको स्टील यूज करना है। तो यहाँ से लिख देता हूँ एफ वाई इज 250, एरिया ऑफ स्टील इज 625 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू एफ सी के मतलब कौन सा ले रहे हो आप, यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 20 M20 दिया है ना, इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 300 mm, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड 198 mm, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्स यू। लेकिन अगर मैं याद करता हूँ एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू फॉर योर FE 250, तो इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि इसकी वैल्यू आ जाती है 0.53 टाइम्स ऑफ डी फॉर द FE 250, 0.48 और 0.46 भी था, बट अभी फिलहाल यहाँ पर FE 250 दिया हुआ है। तो 0.53 इंटू डी की वैल्यू क्या दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू बी 550 mm। कैलकुलेट करेंगे तो देखो 0.5 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 550 में तो दैट विल बी अराउंड 275 में भी 0.3 अगर साथ में ऐड करते हैं तो ये आता है अराउंड 290 mm, है ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो XU है वो XU लिमिटिंग से कम है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड है, ठीक है। अगर अंडर रेनफोर्स्ड है तो अब क्या मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, हाँ भाई निकाल सकता हूँ। क्या था फॉर्मूला, दैट इज 0.36 FCK इंटू XU इंटू B इंटू your lever arm that is the D minus 0.42 times of XU, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 0.36 इंटू एफ सी के इज 20 इंटू एक्स यू इज योर 198 और बी की वैल्यू मेरे पास है 300, डी की वैल्यू मेरे पास है 550 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू इज योर 198, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके अगेन देखो इसकी कैलकुलेशन करना विदाउट कैलकुलेटर बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी आपके लिए। हाँ, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा किसमें, न्यूटन mm में। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि भैया ये जो वैल्यू है आपकी b की वैल्यू ये mm में है, इवन ये वैल्यू भी आपने mm में ही वैल्यू पुट करी है, ठीक है। तो न्यूटन mm में आंसर आएगा, उसको आप क्या कर देना इंटू 10⁻⁻6 करना। क्यों, क्योंकि पहली चीज तो किलो अगर है तो उसमें 10⁻3 आता है और mm और मीटर में भी 10⁻3 का रिलेशन आता है। तो फाइनली अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 199.4 किलो न्यूटन मीटर। सो दिस इज अराउंड 200 किलो न्यूटन मीटर विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आई होप शायद क्लियरली समझ में आ गया है कि ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है ऐसे क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम्स में नहीं मिलते हैं, खास करके AE JEE के एग्जाम्स में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ आपको हो सकता है कभी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को लेफ्ट आउट करना है। लास्ट में अगर कुछ टाइम बच जाता है आपके एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज देखो हम लोग तो अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे ही। तो चलिए खैर फिलहाल आगे बढ़ता हूँ टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्या बोलता है दैट द एरिया ऑफ अ टेंसाइल रेनफोर्समेंट in a singly reinforced section is 1075 mm square. The width and depth of the beam section are 250 into 250. Find out the percentage of
टेंसाइल स्टील। तो देखो भैया परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील जब निकालना होता है तो वो कुछ और नहीं, एरिया ऑफ स्टील अपॉन टोटल एरिया ऑफ द बीम होता है ना। तो टोटल एरिया ऑफ द बीम जो है आपका वो B इंटू डी हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो वैल्यू मेरे को परसेंटेज में मिल जाएगी। अब देखो एरिया ऑफ स्टील मेरे को दे दिया गया है 1075 mm², और अगर मैं एरिया ऑफ द बीम निकालूंगा तो वो 250 क्रॉस 250 हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया ही हुआ था ये, है ना, ये दिख रहा है एरिया। सो ये भी वैल्यू अपनी mm² में है, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो वैल्यू आएगी परसेंटेज में। सिंपल कैलकुलेशन है। तो 1075 डिवाइडेड बाय 6250, है ना, तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1/6 मिल रहा है। 1/6 मतलब अराउंड 1.6% आएगा। तो 1.6% तो नहीं है, 1.72% हमारे पास ऑप्शन में है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, बिकॉज जो ऑप्शंस थे वो हमें काफ़ी हद तक हेल्प कर देते थे। एंड फाइनली आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेशन करना भी हमें आना चाहिए, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करना बड़े क्वेश्चंस में एक छोटी सी स्टेप हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन का यही फिलहाल सॉल्यूशन था। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर यूपीपीसीएल एई में पूछा गया क्वेश्चन, बोलता है दैट द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक एरिया एंड द रेक्टेंगुलर पोर्शन ब्लॉक एट द लिमिटिंग स्टेट ऑफ द कोलैप्स ऑफ अ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन इज। देखिए भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा कॉन्क्रीट में स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। अब ये जो कंक्रीट में स्ट्रेस डायग्राम बन रहा है इसके दो पार्ट है, एक तो रेक्टेंगुलर पोर्शन है और दूसरा पोर्शन है आपका पैराबोलिक, है ना। टोटल डेप्थ अगर मैं यहाँ पर XU लिख देता हूँ, XU लिमिटिंग लिखनी चाहिए क्योंकि लिमिटिंग केस बोला गया है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है ऊपर वाली रेक्टेंगुलर वाली वो होती है 3/7 टाइम्स ऑफ XU और नीचे वाली होती है 4/7 टाइम्स ऑफ XU, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको डेराइव करके भी बताया है, ठीक है। एंड अभी फिलहाल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे को पूछा क्या गया है, पूछा गया है डेप्थ ऑफ पैराबोलिक टू द डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो पैराबोलिक का डेप्थ कितना है, दैट इज 4/7, और रेक्टेंगुलर का पोर्शन यहाँ पर डेप्थ कितना है 3/7 टाइम्स ऑफ XU। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 4:3, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, बट हाँ बिल्कुल इसके लिए आपको याद होना चाहिए था। कैलकुलेशन वगैरह सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई है, लेकिन अब कितना याद है आप लोगों को वो अलग चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, बोलता है अनफैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स एट द सेक्शन ऑफ अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम आर 50, 80, 120 एंड 180 किलोन्यूटन मीटर अंडर डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड रिस्पेक्टिवली। फिर पूछता है कि भैया मोमेंट, डिजाइन मोमेंट बता दो अकॉर्डिंग टू LSN, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर लोड फैक्टर्स यूज़ करते थे, और जो लोड फैक्टर्स हम लोगों को IS कोड ने बोले थे वो ये दिख रहे हैं आपको, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है IS कोड का। वैसे स्क्रीनशॉट हम सब ने पढ़ा है, लेकिन अगर ना याद हो तो ये स्क्रीनशॉट की मदद अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, क्वेश्चन में डेड लोड भी दिया है, लाइव लोड भी दिया है, और इवन अर्थक्वेक और विंड लोड भी दिए हुए हैं, चारों दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर से पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं कि भैया अगर लेट सपोज डेड लोड और विंड लोड और लाइव लोड को ही कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए 1.5 का आपको यहाँ पर फैक्टर कंसीडर करना चाहिए, है ना। तो 1.5 का फैक्टर कंसीडर कर लेता हूँ, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। सो दिस इज इक्वल टू बी 1.5। देखो यहाँ पर लोड नहीं दिया, यहाँ पर डायरेक्टली मोमेंट दे दिया गया है, तो इंटू 50 प्लस 1.5 इंटू 50 इंटू 80, दैट इज योर लाइव लोड। तो दोनों को ऐड करते हैं 130 इंटू 1.5 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी 130 प्लस 65, दैट इज 195 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर और आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट क्या बन सकता है ऑप्शन, तो सर देखो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड तीनों दिए हो तो 1.2 का मल्टीप्लिकेशन तीनों में करना चाहिए, मतलब 1.2 आपको डेड लोड, लाइव लोड एंड अर्थक्वेक या फिर विंड लोड दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपको कंसीडर करना चाहिए था, है ना। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, तो भैया एक 120 है और दूसरा 180 है, तो आप 180 यहाँ पर कंसीडर करोगे। सो दिस विल बी इक्वल टू बी 1.2 इंटू 50 प्लस 80 प्लस 180, तीनों का ये एडिशन करते हैं। 1.2 यहाँ पर देखिए 130 आ जाएगा, 130 प्लस 180 दैट विल बी इक्वल टू बी 310,
310 में अगर मैं यहाँ पर 0.2 अगर मल्टीप्लाई करता हूँ अपने 31 में, तो यह आ जाएगा 62, है ना। 62 प्लस 310 दैट विल बी इक्वल्स टू बी 372 किलो न्यूटन मीटर। एंड एग्जैक्टली यहाँ पर देखें तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होता था वो आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 372 किलो न्यूटन मीटर, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। बाकी रही बात अब आपको याद है कि नहीं ये सारा, ये बिल्कुल अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, है ना। अभी भी ना जागे हो तो एक और क्वेश्चन मिलेगा अभी आगे। देखिए अगला क्वेश्चन एक और है, सेम उसी टेबल पे बेस्ड है। गुजरात में पूछा गया था। यहाँ पर पूछता है कि भैया लोड अप्लाइड ऑन द स्ट्रक्चर फॉर द लोड टेस्ट क्या होता है। तो भैया लोड टेस्ट में आप लोग डेड लोड और लाइव लोड दोनों अप्लाई करते हो, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल अभी इसके पहले मैंने आपको बताया है कि डेड लोड में भी आप 1.5 मल्टीप्लाई करते हो और इवन आप लाइव लोड में भी 1.5 मल्टीप्लाई करते हो, है ना। तो दोनों में ही 1.5 प्रोडक्ट में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। अगेन इसके लिए भी चाहो तो आप लोगों को वैसे याद क्या होना चाहिए था, दैट इज योर टेबल जो आपको याद होना चाहिए था। तो आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा टेबल का भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर रख देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी जरा चेक करो कितनी सारी एग्जाम्स में पूछा गया है, इंक्लूडिंग योर एसएससी जेई एग्जाम। क्या पूछता है कि भैया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शेल नॉट बी लेस देन, है ना। तो भैया क्या बोल रहा है, स्ट्रेन की वैल्यू पूछ रहा है स्टील में। बिल्कुल याद होनी चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील, मैक्सिमम स्ट्रेन इन द स्टील कितना लिया जाता है सर, इलास्टिक स्ट्रेन और प्रूफ स्ट्रेन। सो दैट इज टेकन एज 0.002 प्लस इलास्टिक स्ट्रेन कितना होता है, दैट इज 0.87 FY अपॉन ES, है ना। जो कि एग्जैक्टली मैच कहाँ कर रहा है, तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, इसको देखे तो इसको अलग तरीके से लिखा गया क्वेश्चन के ऑप्शन में, 0.002 प्लस FY डिवाइडेड बाय 1.15 ES, ठीक है। तो दैट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट, ठीक है। तो कॉन्क्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, तो दैट इज टेकन एज इक्वल्स टू बी 0.0035, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता था। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, कैलकुलेट द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम ऑफ साइज 300 क्रॉस 550। तो देखो भाई यहाँ पर बी की वैल्यू दी गई है 300 mm एंड डी की वैल्यू दे दी गई है एज 550 mm, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है FE, यहाँ पर क्या है FE 500 है। 500 कैसे बोल दिया आपने, तो भैया देखो FY की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई थी एज 500 न्यूटन पर mm², ठीक है। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरे को इफेक्टिव कवर दिया है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को अगर चेक करें तो आपको यहाँ से ये जो डेप्थ दी है ये तो सर टोटल डेप्थ दी गई है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर टोटल डेप्थ ले लेता हूँ कैपिटल D, तो इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगी कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर, है ना। अब इफेक्टिव कवर दैट इज गिवन एज 50, अगर मैं वो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, है ना, इफेक्टिव कवर अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 550 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू बी 500 mm। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर स्मॉल डी। एंड अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ FE 500 के लिए जो अपना XU लिमिटिंग की वैल्यू आती थी वो कितनी होती थी, दैट वॉज इक्वल्स टू बी 0.46 टाइम्स ऑफ D। सो 0.46 इंटू 500 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई कर देता तो 250 आ जाता, 250 से थोड़ा सा छोटा होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 250 में भी 20 छोटा कर दो तो दैट इज इक्वल्स टू बी 230 mm। ओरल कैलकुलेशन भी करना समझा रहा हूँ साथ साथ में, 230 mm दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर ये 0.48 होता तो आंसर होता 240, ठीक है। बट खैर आई होप शायद यहाँ पर समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे निकाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास जो एसएससी जेई में पूछा गया था 2021 में। क्या पूछता है कि भैया डेड लोड दे दिया है, लाइव लोड दे दिया है, तो पूछता है कि ये बताओ व्हाट विल बी द डिज़ाइन लोड। देखो डिज़ाइन लोड बिल्कुल मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया, इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, तो डिज़ाइन लोड क्या होता है 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड,
ठीक है, तो डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड की वैल्यू क्या दे दी गई है, दैट इज 20 और लाइव लोड की वैल्यू दी है 12। सो 1.5 इंटू 32 है ना, 32 का आधा होता है अपना 16, 16 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू बी 48 किलो न्यूटन आंसर हो जाएगा, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इजी था ये क्वेश्चन। बाकी हाँ, इस क्वेश्चन के लिए जो आपको रेफरेंस दिए था वो टेबल में आपको ऑलरेडी इसके पहले बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है दैट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब क्या है कि भैया आपकी स्ट्रक्चर फेल ना हो जाए। फेल किसके कारण हो सकता है, शीयर के कारण हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट के कारण हो सकता है, एक्सियल लोड के कारण हो सकता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट के कारण हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, है ना, टॉर्जन के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर चेक करता हूँ, देखो पहला ऑप्शन क्या बोला, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग दैट इज फॉर द सर्विसेबिलिटी। इन द सेम वे फायर रेजिस्टेंस दैट इज ऑल्सो फॉर द सर्विसेबिलिटी। बट आगे बोल रहा है ड्यूरेबिलिटी अंडर वर्किंग एनवायरमेंट कंडीशन ड्यूरिंग द एंटिसिपेटेड exposure condition that is also again your serviceability। but थर्ड देख रहे हो, थर्ड क्या बोल रहा है, that strength and stability of the structure to the maximum design loads, है ना, तो that is nothing but that is your लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, जिसमें आप लोग शीयर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जन, या फिर आपको अपना शीयर या फिर इवन अपना आप एक्सियल लोड वगैरह चेक करते हो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास एसएससी जेई में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, डेड लोड दे दिया, लाइव लोड दे दिया है, और साथ साथ में मेरे को सीस्मिक लोड भी दिया है। तो पूछता है डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। तो देखो भैया, सबसे पहला यहाँ पर डिजाइन लोड जो आप कैलकुलेट करते हो वो क्या होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ द डेड लोड प्लस लाइव लोड। अच्छा, यहाँ से किसी को कोई कंफ्यूजन हो, डीएल क्या है, तो डीएल इज नथिंग बट डिजाइन लोड है, ये डेड लोड मत कंसीडर कर लेना। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, डेड लोड के हिसाब से जो आ रहा है दैट इज 50 किलो न्यूटन मीटर, एंड लाइव लोड की वजह से जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो 50। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर करोगे तो 150 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, डिजाइन मोमेंट होना चाहिए ना कि लोड होना चाहिए, है ना। तो दूसरा तरह से डिजाइन मोमेंट क्या आता है, दैट इज टेकन एज 1.5 टाइम्स ऑफ द डेड लोड प्लस योर अर्थक्वेक लोड और विंड लोड। तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड इज 50 प्लस अर्थक्वेक लोड मतलब सीज्मिक लोड दिया हुआ है 20। सो दैट इज ऑब्वियसली 1.5 इंटू 70 मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 105 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, ये हो गया हमारा। इसको पहले वाले को भी मोमेंट लिखना चाहिए था अपने को, तो इसको भी मोमेंट लिख देता हूँ, बाद में चल के कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, इन द सेम वे थर्ड यहाँ पर केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि भाई आप तीनों को कंसीडर कर लो, मतलब डेड लोड, अपने लाइव लोड और अर्थक्वेक को। सो 1.2 मल्टीप्लाई किया जाता है ऐसे केस में 50 प्लस 50 प्लस 20। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी 1.2 इंटू 120। सो दिस इज इक्वल्स टू बी 144 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन इन तीनों में से ही जो भी मैक्सिमम आएगा आपको वो कंसीडर करना चाहिए। पहली वैल्यू आई अपने पास 150, दूसरी वैल्यू आई अपने पास 105 और तीसरी वैल्यू आई 144। तीनों में से ही सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ 150 है, तो उसी को आप यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, एंड 150 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। अब रही बात, अगर आप ये बोलते नहीं सर ये कहाँ से आया, ये आपने प्रोडक्ट्स में क्या आपको फैक्टर यूज़ करना था, ये कहाँ से आया, तो भैया इसके लिए ये टेबल था जो मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो भैया, दिख रहा है 1.5 मल्टीप्लाई करना, दूसरा 1.5 विंड लोड प्लस डेड लोड, तीसरा दिख रहा है तीनों को कंसिडर करा है तो 1.2। ठीक है, तो मैंने तीनों ही केसेस में से चेक करा, तीनों में से ही सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है, और उसको मैंने फाइनल यहाँ पर कंसिडर करके अपने आंसर में टिक कर दिया। लेकिन हाँ, मैंने चेक तीनों करके दिखाया, आप लोगों को करना आपको भी यही चाहिए। लेकिन हाँ, फिलहाल इस क्वेश्चन को एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, देखिए भैया इसरो का क्वेश्चन है, बोलता है द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है जब बी की वैल्यू दे दी है, ए एस टी की वैल्यू दे दी, एफ वाई की वैल्यू दे दी और जेड की वैल्यू दे दी है। तो देखो भैया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, दैट इज नथिंग बट दैट इज फोर्स इनटू योर लीवर आर्म। ठीक है, लीवर आर्म यहाँ पर ऑलरेडी दिया है और फोर्स आप लोगों को पता है दैट इज 0.87 एफ वाई इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस
एरिया मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन साथ में लीवर आर्म भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो 0.87 Fy की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है एज 500। एरिया ऑफ स्टील देखे तो एरिया ऑफ स्टील दे दिया है 600 एंड Z की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है एज 300। बट ध्यान रखना भैया, इससे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर वैल्यू इन न्यूटन mm। ठीक है, तो 500 इंटू 60 दैट इज योर 30 और 3 दैट इज 90 इंटू 0.87 करूंगा तो दैट विल बी अराउंड 78.3। ठीक है, इंटू चेक करो, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, मतलब 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 78.3 किलो न्यूटन मीटर। अब यह बोलोगे सर 78.3 एग्जैक्टली कैसे बता दिया आपने? भैया देखो, ओरली मैंने नहीं बताया, इतना मैं ओरली कर सकता हूँ कैलकुलेशन, लेकिन हाँ इतना कर सकता था कि 80 के आसपास कुछ आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि भैया 90 इंटू 0.8 करता हूँ तो वह आ जाता अपना 72, लेकिन 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई करता तो 81 आता, तो 81 से थोड़ा सा छोटा, मतलब अराउंड 78 के आसपास आना चाहिए था। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली निकाल लिया था, लेकिन ऑप्शन में देख लिया था 78.3 एग्जैक्टली दिया हुआ है, तो उसी को आप कंसीडर कर लेंगे। तो इवन विदाउट कैलकुलेटर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एंड फिलहाल यहाँ पर टिक कर लेते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी पर और आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सारी एग्जाम्स हैं जिनमें पूछा गया था। एग्जाम्स के नाम भूल जाओ यहाँ पर, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है यार ईएससी की तैयारी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा कठिन एग्जाम है। ऐसा नहीं है, देखो यार जेई में पूछा गया क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर था। ठीक है, क्या पूछता है? मैक्सिमम स्ट्रेन इन द एक्सट्रीम फाइबर इन कॉन्क्रीट। देखो भाई, कॉन्क्रीट में आपको ऑलरेडी पता है कॉन्क्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है, दैट इज टेकन एज 0.0035। लेकिन अगर मैं स्टील की बात करता हूं तो स्टील में कितना लिया जाता है 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइडेड बाई ES। अब इस क्वेश्चन में जरा चेक करोगे तो यहाँ पर मेरे को Fy की वैल्यू दे दी है 415 ग्रेड। तो यहाँ पर आप चाहो तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू बी 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाई ES की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है 200 किलो न्यूटन mm स्क्वायर। तो 200 इंटू 10⁻³ लिख देता हूँ न्यूटन पर mm स्क्वायर में, एंड इसलिए क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू भी आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही थी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी दैट विल कम अप टू बी अराउंड 0.0038। ठीक है, तो देखो दो वैल्यूज मिल गई है अपने को और ये दोनों ही वैल्यूज दिख रही है अपने ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कैलकुलेशन करने में बिल्कुल थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है ज़्यादा, लेकिन हाँ आप लोग फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर तो एटलीस्ट निकाल ही लोगे। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया। अगर ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा है मतलब समझ लो कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है? तो देखो क्या बोल रहा है, द अल्टीमेट लिमिट स्टेट ऑफ द बेंडिंग फेलियर डीम्ड टू हैव रीच्ड इन आरसी बीम व्हेन द स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज। भैया मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट कितना होता है 0.0035, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ये तो डायरेक्टली वैल्यू पूछी गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन, बोलता है लिमिटिंग डेप्थ बता दो फॉर 400 mm ऑफ इफेक्टिव डेप्थ एंड FE 250। तो देखो भैया बिल्कुल आप लोगों को याद होगा ग्रेड के हिसाब से मैंने आपको बताया था XU लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है। ग्रेड अगर आपका FE 250 है तो उसके लिए वैल्यू होती थी 0.53D, और अगर FE 415 है तो उसके लिए वैल्यू होती थी 0.48D, और अगर आपका FE 500 है तो उसके लिए वैल्यू होती थी 0.46D। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, रटवा चुका हूँ, है ना। इसी के अलावा XU लिमिटिंग निकालने के लिए फॉर्मूला जो था वो भी याद दिला देता हूँ, दैट इज 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 Fy इंटू डी, है ना। इसी में अपना Fy की वैल्यू पुट करके ये सारे फॉर्मूलेज निकालते थे जो टेबल में दिए हैं मैंने, है ना। तो चाहो तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 Fy की वैल्यू क्वेश्चन में 250 दी हुई है, FE 250 लिखा हुआ है ना, और इंटू डी की वैल्यू क्या दी है 400 दी हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड 212.5। ठीक है, लेकिन इसी के अलावा आप डायरेक्टली भी ये कैलकुलेट कर लेते 0.53 इंटू 400, तो भी आपका आंसर यही आ जाता। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये फॉर्मूला पूरा याद रखें और अपनी एग्जाम के टाइम पे पूरे कैलकुलेशन करें, ये प्रेफर्ड नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट प्रेफर्ड, बट
आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 212। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है भैया एक सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट बीम है जिसकी विड्थ दे दी है, डेप्थ दे दी है, विड्थ दी हुई है कितनी, दैट इज इक्वल्स टू बी 150 mm, डेप्थ कितनी दे दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू बी 330 mm। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, दैट द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट मतलब एफ सी के वैल्यू दे दी गई है 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू दे दी गई है 415, अगेन दैट इज इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। फिर आगे बोलता है आई एस 456 कंसिडर कर लो और जो एक्स यू लिमिटिंग है उसकी वैल्यू ले लो 0.46 टाइम्स ऑफ डेप्थ, 0.46 नहीं सॉरी 0.48 बोला है, 0.48 ही होना चाहिए था फॉर 415। तो पूछता है कि भैया व्हाट इज द लाइकली अप्रोक्सीमेशन ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आप लोगों को इसके लिए याद होना चाहिए था, है ना। आई होप शायद याद होगा भी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर हमने जो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, फॉर 415 दैट वाज इक्वल्स टू बी 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। ये याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज लीवर आर्म इंटू फोर्स भी आप लोग कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, लीवर आर्म इंटू फोर्स मतलब क्या कर सकते थे आप लोग यहाँ पर 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू लीवर आर्म क्या होता है डी माइनस 0.42 एक्स यू, है ना। तो ये भी कर सकते थे आप, लेकिन ये करोगे तो ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, 0.138 एफ सी के इज 20 इंटू 150 इज बी और डी की वैल्यू है मेरे पास 330 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं होगी, ये भी लंबी कैलकुलेशन होगी, लेकिन एक काम करते हैं इसमें हम लोग इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, 4 0 यहाँ, 4 0 तो हो ही गए, बाकी आप 2 0 और कर दिएगा कम, तो ये आंसर जो आएगा दैट विल बी अराउंड 45.08 किलो न्यूटन मीटर विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो अगेन ये क्वेश्चन भी काफी आसान था। आगे बढ़ते टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता है कि भैया एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम है जिसकी साइज दे दी गई है 300 इंटू 550 और आगे क्या बोल रहा है कि भैया M20 का आपको यहाँ पर यूज़ करना है, स्पैन दे दिया है 3 मीटर का एंड 3 बार 12 mm का। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील लिख लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 3 इंटू π/4 डी स्क्वायर। 3 क्यों ले लिया, दैट इज नंबर ऑफ बार्स, सो 3 इंटू नंबर ऑफ बार्स इज 3 और बाकी डायमीटर दे दिया है 12 mm का। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर 144 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सो दिस इज योर mm स्क्वायर और ये वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर AST। ठीक है, इसके अलावा FCK दे दिया है और FY भी पता है अपने को, FY इज गिवन एज 500, FCK इज गिवन एज इक्वल्स टू बी 20। फाइनली पूछता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बता दो, तो भैया कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू बी टेंसाइल फोर्स लिख दो, है ना। फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU, है ना, इज इक्वल्स टू बी टेंसाइल फोर्स क्या होता है, दैट इज 0.87 इंटू FY इंटू AST। ठीक है, तो यहाँ पर 0.36 इंटू FCK इज 20 इंटू बी इज गिवन एज इक्वल्स टू बी 300 और बाकी XU की वैल्यू निकालनी है आपको, 0.87 FY इज गिवन एज 500 एंड AST इज योर 144 इंटू 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है और फाइनली आपको XU की वैल्यू निकाल लेनी है। कैलकुलेशन करने में बिल्कुल टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगा देना भी सही है, बिकॉज देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ही है, एक ही सिंगल स्टेप की कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो आप लोग कर सकते हो खुद भी, है ना। फाइनली यहाँ पर जो आंसर आता है दैट विल बी अराउंड 68.33 mm। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आप ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर फिलहाल टिक कर सकते हो। तो चलिए खैर ये था हमारा सेशन जिसमें मैंने क्वेश्चंस काफ़ी सारे लिए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल था वो कम था, बिकॉज AE और JEE लेवल के जो क्वेश्चंस थे एग्जैक्टली आपकी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन मैंने वो लिए थे, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो AE और JEE के एग्जाम में जाने वाले हैं, सोचते हैं उन एग्जाम्स के लिए, उनका भी कॉन्फिडेंस हाई रहे कि भैया हमारे लेवल के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। बाकी हाँ, अभी
इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट लेवल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी खास करके मेंस लेवल की एग्जाम में, और गेट में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाते हैं, उनको भी सॉल्व करने के लिए अगले प्रैक्टिस सेशन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।